नमस्कार, मैं जानवी आप सबका स्वागत करती हूँ आज की खास बातचीत में। तो आज हमारे साथ मौजूद है सुभारती हॉस्पिटल के डॉक्टर कृष्ण मूर्ति जी। हाय सर। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, वंडरफुल। ओके सर, मैं जानना चाहूंगी आप अपने मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए सुभारती हॉस्पिटल की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश जो आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं जो भी संदेश दूंगा ना, बड़ा घिसा पिटा होगा, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे वो आपको घूम फिर के वही संदेश देगा। लेकिन मैं संदेश ना देके एक वो इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ जो मैं अपने कलीग्स को देता हूँ जी मेरी थोड़ी सी पोजीशन सीनियर लोगों में आती है जी या मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। हमारे यहाँ बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखिए मेडिकल फील्ड इज नॉट लाइक मैथ्स। देयर विल बी सिचुएशंस वेयर 2 and 2 इज नॉट कमिंग टू 4 ना, कुछ भी हो रहा है। आपकी किताब ये कहती है, लिटरेचर ये कहता है, बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड पेशेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा। या सेम चीज के लिए आप फॉर एग्जांपल चाय में शहद भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, दोनों ही चीज कर सकते हैं, लेकिन क्या करो वो ज्यादा जरूरी अब आपके पास पेशेंट है और आपको ही पता है आपका डिसीजन उसकी लाइफ को इधर या इधर कर सकता है, करो क्या। तो मैं जो अपने कलीग्स को बोलता हूँ, whenever in doubt, whenever in such a doubt, do whatever you would have done for your family member. So ये कंसेप्ट के साथ हम चलते हैं कि वो पेशेंट नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि दिस इज द थिंग दैट वी डू। उसको पेशेंट नहीं मानते, इट इज लाइक अ फेलो जिसको हम जानते थे, एंड अगर ये हमारा फैमिली मेंबर होता तो हम जो इसके लिए करते हम वही कोशिश करते हैं उसके लिए करना। ठीक है, आयुष्मान योजना के बारे में, ठीक है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगी इसमें कि आपके हॉस्पिटल ने इसमें बहुत ऊंचाई प्राप्त की है। और मैं जितना जानती हूँ और हॉस्पिटल इस चीज को नहीं करते, जितना जिस योजना पे आप चल रहे हैं वो योजना और हॉस्पिटल में नहीं है इस टाइम पे। तो मैं ये जानना चाहूंगी कितने क्षेत्रों से यहाँ लोग आते हैं इस योजना के अंदर, कि हाँ, और कितने लोग अभी तक आपके पास आए हैं, और इस योजना में दिल्ली से भी क्या लोग आते हैं यहाँ पे? आयुष्मान भारत की आपने बहुत सही चीज कही। एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है जो सरकार ने करने की सोची, बहुत हद तक करीबी। मैं नहीं कह रहा कि सबके पास आज की तारीख में आयुष्मान का लाभ है, या सबके पास जिनको भी मिलता है उनको बिना किसी इशू के मिलता है। एज इन 100 में से जिनको, अगर 200 लोग हैं तो से 100 के पास है, लेकिन जिन 100 के पास है उसमें भी मैं कहता हूं कि हो सकता है 5% लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से नहीं मिल पाता, लेकिन उन 95 लोगों के लिए भी कर पाना एक बहुत मुश्किल चीज थी जो सरकार ने करी। और इस पे मैंने 100 जहां पे जिसकी तारीफ करनी चाहिए। तो सरकार ने आयुष्मान भारत में बहुत बढ़िया काम किया है। लोगों ने उसका मिसयूज भी किया, इस वजह से सरकार और भी काम कर रही है। हम यूपी में शायद 1st या 2nd नंबर पे होंगे कंसिडरिंग कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हमने देखे हैं आयुष्मान भारत में। और आयुष्मान भारत में कई अस्पताल इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो खर्चा उनका बैठता है वो आयुष्मान भारत से नहीं निकलता। मेन जो इशू है, और भी इशू है जो पता ही है लोगों को, लेकिन मेन इशू ये है। हमारे साथ अच्छी चीज क्या है कि पैसा हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। एज इन मैं नहीं कह रहा कि मैं फ्री सारा काम करने को तैयार हूं, क्योंकि भाई मुझे भी तो अपने एम्प्लॉइज को पैसा देना है, और मैं कब तक लोन लेता रहूंगा। हम लोन ले लेके अपने ऊपर लोन चढ़ा रहे हो, इधर से काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट सेंसिबल ना, क्योंकि एक दिन सिस्टम कोलैप्स करेगा, ये सर्कल ही नहीं रन कर पाएगा ना सर। तो आयुष्मान, लेकिन मेरे लिए जो वंस पैसा प्रायोरिटी नहीं है तो आयुष्मान का पैसा बहुत खराब नहीं है। आयुष्मान डिसेंट अमाउंट पैसा दे देता है, इतना कि आप सस्टेन कर लो। और चीजों को देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, चीजों को समझने के लिए पेशेंट्स के साथ, हर चीज पैसे के तरीके में वापस नहीं आती। हो सकता है ये अपब्रिंगिंग का फर्क हो या हमारे इंस्टीट्यूट के वैल्यूज का फर्क हो। हमारा ये कहना है कि जब कोई व्यक्ति बचता है और आपको दुआ देता है ना, वो भले ही आपको आज पैसे के मैटर में नहीं दिखे, लेकिन 2 साल 3 साल 10 साल में किसी ना किसी तरीके से तो लगी जाती है। तो आयुष्मान इज नॉट अ लॉस मेकिंग थिंग। आयुष्मान से हमारे को बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, यूपी से, ज्यादातर यूपी से आते हैं। उत्तराखंड में एक प्रॉब्लम है, उत्तराखंड में आपको डोमिसाइल का इशू होता है, वहां से रेफर कराने के लाना होता है, तो यूपी के बहुत सारे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली
दिल्ली में आयुष्मान हॉस्पिटल्स में नहीं लगता, जी एटलीस्ट अभी तक तो नहीं लगता, आगे आके तो लगेगा ही। अब हमें पता है कि सरकार चेंज हुई है तो हो गई। हाँ चीज है। बट वहां पे भी आज की तारीख में भी जो मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है, दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल द शेयर लोड ऑफ आयुष्मान पेशेंट्स। तो वी हैव टू हैव सम टाइप्स जो आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली पे जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे हमारा है, परहैप्स दे कैन शिफ्ट सम लोड हियर। तो आयुष्मान का पेशेंट दिल्ली से यहाँ पे आया, और हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, आयुष्मान मीन्स नो मनी ऊपर से। ओके। कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि इन सम प्लेसेस कुछ चीजें आयुष्मान में नहीं कवर होती, तो लोग उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। मैंने आयुष्मान एक्सप्लॉइट क्या करना, मरीज से कहते हैं भाई इतना पैसा आप तुम दे दो। हाँ। लेकिन मरीज को क्या पता कि कब तक देना है, कब तक, ये कब मेरे साथ गलत हो गया। हाँ। तो वैसे आयुष्मान के पेशेंट से कुछ लेना नहीं होता। तो हमारे यहाँ ये पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट है कि अगर आपके पास आयुष्मान का पेशेंट है, आपसे कोई ऊपर से पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये है आयुष्मान, मैंने अगर कोई व्यक्ति आयुष्मान में कवर्ड है, आई वुड से कि उसके लिए सुभारती हॉस्पिटल कुछ बेस्ट हॉस्पिटल्स में से, उसको आंख बंद करके आ जाना चाहिए। ओके। तो सर ये बात दिल्ली वालों के लिए भी है। दिल्ली वालों के लिए भी उल्टी चीज है भाई। आपको दिल्ली वालों के लिए, आपको एक जगह से दूसरी जगह जितना टाइम लगता है जाने में, उतनी देर में तो आप हमारे यहाँ आ जाओगे। और जितना आपको वहां पे खर्चा करना पड़ता है उससे कहीं ज्यादा सस्ते में, 10 गुना सस्ते में आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। सीधे हाईवे पे आइए, हाईवे यहीं पे 1 किलोमीटर दूर उतर रहा है, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लैंड करिए, वापस चले जाइए, हो जाएगा। ठीक है। चीजों की बहुत नीड रहती है। अगर कैंसर है तो उसकी हर एक मशीन, हर एक चीज अवेलेबल होनी चाहिए हॉस्पिटल में। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेके अभी क्या चीजें और नई लाई जा रही हैं हॉस्पिटल में, कि हाँ जैसे आपने हमें गिनवाया कैंसर के लिए, बीमारियां तो बहुत सारी हैं। सी आज की तारीख में जिस स्पीड में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, यू कैन नॉट मैच इट, एंड इट इज गोइंग मोर टुवर्ड्स मेडिकल साइंस में, टुवर्ड्स अ बेटर साइड, एंड वी आर ट्राइंग टू मैच इट एवरीवेयर। बट आप इंडिया के लेवल पे भी तो मैच कर सकते हो। इंडिया के लेवल पे वी आर मैचिंग, बट दैट इज नॉट व्हाट आवर एम इज। आवर एम इज कि हम उस लेवल पे मैच करें कि किसी को ये भी नहीं सोचना पड़े कि मैं वहां पे मिल रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो हम कई यूनिवर्सिटी से टाइप करते हैं, बाहर वालों से भी, कि भाई आपके यहाँ ये है, ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग कराए, हमारे यहाँ ये है, आप ट्रेनिंग करिए। तो ये कोलैबोरेशन चलते रहते हैं। उसी उसमें जैसे अब आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात कर लें, आप खाने पीने के रास्ते के कैंसर की बात करें, तो उसमें एंडोस्कोपी से रिलेटेड नई चीजें आ गई हैं। उसमें साथ में अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें साथ में आपके पास ऐसी लाइट्स के साथ एंडोस्कोपी होगी कि आप कैंसर को बहुत जल्दी देख लेंगे, जैसे नैरो बैंड इमेजिंग और ये सारी चीज। तो एंड द सेम गोज इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आप जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका खुला ऑपरेशन नहीं करके आप दूरबीन से ऑपरेशन कर लेंगे, लेकिन किस टाइप की दूरबीन होगी, कितना आगे तक जा सकते हैं, वो सारी चीजों में करना। टेक्नोलॉजी में हम कितनी आगे गए हैं, किस किस फील्ड में, इसका नॉन टेक्निकल लैंग्वेज यूज करके बताना विल बी अ बिग टास्क फॉर मी। लेकिन मैं ओवरऑल जानना चाहूंगी ओवरऑल मैं ये बता सकता हूँ, हाँ, कि ऐसा क्या रहा है। एंड इट इज नॉट रिलेटेड जस्ट टू कैंसर, इट इज रिलेटेड टू अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे कि जहर वाला पेशेंट आ गया जी। हमें पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेंटल इलनेस आ रही है जी। सब लोग स्ट्रेस्ड हैं, और उसमें से हमारे में से कई साथी ऐसे होते हैं जिनको जहर ले लेते हैं, सोचते हैं लेने के बाद उनको समझ में आता है कि नहीं लेना चाहिए था, अब उस टाइम पे क्या करिए। तो उसके लिए या और चीजों के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट होगा, हार्ट लंग मशीन या एक्मो नाम की कोई मशीन होती है जो आपके दिल और उसको चलाती रहेगी जब तक आपकी बॉडी इस लायक नहीं हो जाएगी खुद वो करे। या रीनल सिस्टम से रिलेटेड कोई ऐसी मशीन है जिसे हम CRRT कहते हैं, कि जिन पेशेंट्स को डायलिसिस नहीं दे सकते क्योंकि उनका BP बहुत डाउन है, लेकिन उनको आपको डायलिसिस देनी है और आप नहीं देंगे तो मर जाएंगे, तो उनके लिए बहुत महंगी मशीन आती है एडवांस चीज में, CRRT नाम की। ऑफ्था में कैटरैक्ट से रिलेटेड कि आपको आंख का ऑपरेशन करना है, या डायबिटीज से रिलेटेड, आपकी डायबिटीज से रिलेटेड आंख में रेटिना में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, आप उसमें OCT नाम की कोई चीज करना चाहते हैं, तो उसके भी नए नए टेक्नोलॉजी जो आ गई है। टॉक अबाउट द फील्ड एंड दैट वुड बी अवेलेबल हियर। हम ENT में बात करें, राइट फ्रॉम कि बच्चा बोल नहीं रहा, समझ नहीं रहा से लेकर के हमें सुनने की इशू आ रहा है, या
कान से पानी निकल रहा है, so जो भी नया आ रहा है, टॉन्सिल का ऐसा ऑपरेशन कि सुबह करिए शाम तक घर जा सके, तो जो उससे रिलेटेड जो मशीन होगी। सो देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, और जहाँ जहाँ पे भी जो नई फील्ड आ रही है, वी आर एक्टिवली सीइंग एंड डूइंग व्हाटएवर वी कैन। ओके। डायग्नोस्टिक्स में तो बहुत बहुत आगे चले गए। हमारे एक रिसर्च स्टेशन है जी। जिसके अंदर हम ऐसे ऐसे टेस्ट कर रहे हैं, फिर उसका डीएनए निकाला, उसके सीक्वेंसिंग करा, उससे नई नई जांचें कर ली, उसका ये ढूंढा जेनेटिक एनालिसिस की अगर मान लीजिए मरीज को कुछ है तो उसके घर वालों को क्या रिस्क हो सकता है, तो उनका जेनेटिक्स देखना, उनका डीएनए एनालिसिस करना, वो वाली सारी जांचें हो रही हैं। तो वो सारी चीजें हो अवेलेबल रही है। हैं। इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स में तुरंत के तुरंत ब्रोंकोस्कोपी करो, उसका जितना बलगम आ रहा है उसको सफाई कर दें, और उसका टेस्टिंग रूटीन तरीके से ना करके जेनेटिक लेवल पे करें, तो कौन सा बैक्टीरिया है, और एग्जैक्टली कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पता नहीं चलते हैं। फिर पेशेंट हफ्ते 10 दिन बाद दवा दे रहे हैं, डॉक्टर साहब सही दे रहे हैं जो रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से, बट ये रिपोर्ट्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो एक हफ्ते बाद भी आराम नहीं मिल रहा और तब तक कंडीशन खराब हो गई, तो हमारे पास वो जो जेनेटिक टेस्टिंग है उससे हमारे को रिपोर्ट्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं। ये सारी चीजें हैं। ओवरऑल क्वेश्चन केवल एक है, इसको पेशेंट की पॉकेट में कैसे फिट करें, और वहां पे हमारा रोल आता है। जहां तक भी हमारे पास संभव होता है वो हम कर देते हैं। ठीक है सर, इस कैंसर के अंदर आप विशेष केंद्र बना चुके हैं इस जगह को एक, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है कि आगे भी इस जगह को और उस जगह मतलब कैंसर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, कैंसर सभी बीमारियों के साथ है, लेकिन कैंसर के साथ ज्यादा है, और क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है वो इस हिसाब से है कि कैंसर बढ़ रहा है और बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि अभी हो रहा है फिर हमें कम होता हुआ दिखेगा। तो कैंसर को देखना बहुत जरूरी है। और कैंसर के साथ एक और प्रॉब्लम है, ये जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में, वो पहले भी हो सकता है, बुढ़ापे में ज्यादा होता है। अब आप ये सोचिए कि अगर सपोज कोई फैमिली है 4 लोगों की, 6 लोगों की, उसमें जो माँ है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एंड शी इज समवेयर लाइक 40 इयर्स ऑफ एज, तो 40 साल में हो गया, तो उस परिवार का क्या होने वाला, और सही इलाज नहीं मिलेगा, से वो 45 साल में नहीं रहती। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इम्पैक्ट फैमिली के ऊपर है पूरा। इसलिए कैंसर के लिए एक सेटअप बनाना जरूरी है, और लैकिंग है सेटअप, क्योंकि कई सेटअप्स अनफॉर्चुनेटली कैंसर का सेटअप बनाने में पैसा लगता है। Exactly, पैसा लगता है, तो कोई भी व्यक्ति जो पैसा लगा रहा है वो रिकवरी कहाँ से करेगा? मरीजों से तो करेगा। इसकी वजह से मरीजों का इलाज थोड़ा सा महंगा हो गया कैंसर का। हमारे यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बहुत रिकवरी बड़ा स्लो लेते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि लोन लें, ये लें, वो लें, तो हम मरीजों के एंड पे खर्चा बहुत ज्यादा नहीं जाने देते हैं। आप अपने एंड पे ज्यादा वो करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट का लेवल डाउन कर दीजिए, वो भी नहीं करना है। सो एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल वी वांट टू गिव द मतलब चीपेस्ट रेट में बेस्ट ट्रीटमेंट। इसको मैच करना इज अ स्किल, and it is a skill which a medical college can manage, जो हम मैनेज कर रहे हैं। we know what the society needs, we identify the need, and we also take responsibility कि हम ही को करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम किसके लिए रुकेंगे कि वो कहीं से आएगा और वो कहाँ से करेगा? नहीं, हमको करना है, तो हम वो कर रहे हैं जहां तक भी हमारे लिए संभव है। और हम इस हिसाब से कर रहे हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है जांचे वाला, एक होता है इलाज वाला। जी। हम दोनों में ही, जांचों में एक होता है टुकड़े की जांच, एक होता है रेडियोलॉजी एक्सरे वाला, सीटी एमआरआई वाला, और एक होता है न्यूक्लियर मेडिसिन जिसमें पेट सीटी आता है। इन तीनों ही में हमने वो सारी सुविधाएं रखी हैं जो बहुत महंगी होती है, बहुत सस्ते में यहाँ पे मिल जाती है, और एक ही जगह पे मिल जाती है। आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है कि मैं आपको कहूँगा ये जांच आप वहां से करा लो, ये वहां से करा लो। नहीं, होता है ये चीज हॉस्पिटल में, होता है, क्योंकि भाई इतनी सारी चीज एक जगह पे कोई कैसे रख सकता है? हर चीज की क्वालिटी मेंटेन करनी है। आप रख भी लोगे लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, फिर क्या करोगे? तो हमारे यहाँ ये सारी चीजें हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में। फिर इलाज की बात आती है तो फिर से 3 चीज, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। आप ऑपरेशन करा लोगे लेकिन फिर रेडिएशन नहीं मिलेगा, कीमोथेरेपी कहीं और होनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मरीज के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब इलाज कराना है तो उसको ये
आश्वासन है कि मैं यहाँ पे आऊंगा तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैंसर के जो ऑन्को सर्जन होते हैं, कीमो के लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन के लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट होता है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। और एडवांस लेवल में भी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो रिसर्च के हिसाब से रखे जाते हैं। बहुत से ऐसे कैंसर हैं जिनका इलाज मार्केट में नहीं है, लेकिन रिसर्च में आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो वाला सेक्शन भी है। तो ये हमारे कैंसर में ये वाला बहुत तभी मैंने एक विशेष उसमें कहा आपको कि हाँ आप लोगों ने विशेष केंद्र बना दिया है कैंसर के लोगों के लिए स्पेशली। और उसमें देखिए, ये गाड़ी की तरह है। कोई भी अस्पताल में आप मशीन खरीद सकते हो, लेकिन चलाने वाले डिसाइड करते हैं ना। आप बहुत अच्छी गाड़ी लो, लेकिन ड्राइवर आपने ऐसा रखा जिसको कुछ नहीं पता, वो ले जाके गाड़ी भेड़ दे, तो मर्सिडीज भी भेड़ेगा और सस्ती गाड़ी भी भेड़ेगा। सही बात है। तो उसी तरीके से आपके जो डॉक्टर्स हैं वो होने चाहिए जिनको उस चीज में एक्सपीरियंस है। तो मेरे जो कैंसर की टीम है उसमें कॉर्पोरेट साइड से मैक्स से भी डॉक्टर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट साइड से दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर रहे हैं पहले वो भी हैं, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव सर जैसे बड़े नाम जो हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर में इंडिया में जाने माने हैं, वो भी हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज का भी कोई व्यक्ति है। सो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच हो जाती है कि अच्छा हर तरीके के डॉक्टर हैं और वो फिर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बेड्स है सुभारती हॉस्पिटल में, और जितना मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। तो उसके अलावा मुझे ये जानना है कितने क्षेत्रों से यहाँ लोग आते हैं, और मैंने सुना है कि 100 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं, और उस पर मैं जानना चाहूंगी क्या बीमारियों पे, क्या बीमारी सबसे ज्यादा ट्रीट की जाती है और हेल्थ को लेके क्या क्या चीजें होती है। सो द इंस्टीट्यूट वाज लेड डाउन वे बिफोर, द कंसेप्ट वाज लेड डाउन वे बिफोर। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी याद आई। बिग बॉस, द फाउंडर ऑफ दिस प्लेस, वी कॉल हिम बिग बॉस, ही वाज अ फिलैंथ्रोपिक सर्जन, वेरी गुड सर्जन। उनके यहाँ वो जब ऑपरेशन करते थे तो देयर वाज, हम दिस इज व्हाट वी हर्ड, कि बहुत बहुत बेड की शॉर्टेज रहती थी, एंड इट वाज अ नॉर्मल, माने आई वुड से 100 बेड हॉस्पिटल एट दैट टाइम। तो ये होता था कि सर मना कर देते थे कि गांव से पेशेंट आया, भाई बेड नहीं है, हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो पेशेंट के साथ वाले कहते थे नहीं वो तो हम ले आए अपने साथ। तो पता चलता है पेशेंट के साथ वाले जो थे अपने साथ अपने खटाई लेके आ रहे थे। सो बेड है, आपको इलाज करो। तो from that we have gone on to become actually a 1000 bedded hospital, and this is one of our setups. Okay. So अभी का क्या है, मतलब अभी आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा किस जगह से लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट? एक्चुअली आप सही बताओ, मैं चुप इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे को एक्चुअल सवाल दिमाग से निकल गया था। कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो बेसिकली मेरठ एंड अराउंड से आते हैं, 50 kilometers radius, but this is increasing, this has been increasing because we have brought in a lot of things which are not available in the market at affordable rates, either not available at all, है ही नहीं, या ऐसे रेट्स में नहीं है कि वो मिल सकती है, जैसे कि कैंसर केयर या डायग्नोस्टिक सर्विसेज। दीज आर सम थिंग्स जो कि है ही नहीं मार्केट में, या इतनी महंगी, और हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है तो से मार्केट से 30% प्राइस पे उसको मिल जाती है। सो दिस रेडियस हैज बीन इंक्रीजिंग and it has actually reaching 100 kilometers. थोड़ा सा दिल्ली साइड पे नहीं है, दिल्ली साइड से अभी हमारे पेशेंट्स उतने नहीं आते, बट फ्रॉम वेस्टर्न यूपी, फ्रॉम उत्तरांचल, ये हमारे पास बहुत दूर दूर से आते हैं। वी आर एक्चुअली गेटिंग पेशेंट्स, जब से हमने ट्रांसप्लांट सर्विसेज शुरू करी है, रीनल ट्रांसप्लांट, एंड वी ट्राई टू कट डाउन कॉस्ट ऑन एवरीथिंग। तो हमें पता है ट्रांसप्लांट कितना महंगा होता है, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि 4.5 लाख के अंदर पेशेंट का ओवरऑल सारा काम हो जाए ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट में। सो वी गेटिंग पेशेंट्स फ्रॉम बिहार ऑल्सो। तो ये है। तो 50 किलोमीटर आई वुड से, 100 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा है ना। अच्छा, तो 50 किलोमीटर्स का तो है एंड फ्रीक्वेंट है। आई वुड से 80% पेशेंट्स आर फ्रॉम 50 किलोमीटर्स, rest 20% are from say 50 to 100 kilometers. I believe 20% is also not a small number. It's a big number. But yes, Delhi side से थोड़ा सा उतना नहीं है, it's from the other sides. ठीक है। ऐसा तो है नहीं बहुत इजी जर्नी होगी, तो वो चैलेंजेस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे चैलेंजेस थे, क्या फेस करना पड़ा? अगर लाइफ में चैलेंज ना हो तो लाइफ में मजा ही नहीं आए। So there have been a lot of challenges. Now when we are talking about technical aspect, it is known as risk management.
सो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है कि क्या हो सकता है वो आपको पहले से देखना होता है, और वो सब हुआ भी है. It can have happen from manpower side. Yes. You have people and they'll want to, आप स्टाफ को ट्रेन करते हो, they want कि हमारे पास ट्रेन स्टाफ आ जाए. स्टाफ के लिए आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप एक ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं लेते नहीं पेशेंट से, तो स्टाफ को देते भी नहीं. सो दैट स्टाफ वुड गो अवे टू अ इंस्टीट्यूट विच पेज बेटर. सिमिलरली यू विल हैव अ प्रॉब्लम वेयर because of multiple reasons you are not able to provide some certain service, तो वो भी आपको करनी पड़ती है. There would be other legal issues, political issues. A lot of people come up and just demand things, demand favors that you will not give, and once you've not given those favors, you institution level पे आप उनके दुश्मन बन जाओगे. Exactly. Although you've done the right thing. Yeah. So undue favors नहीं देने की वजह से we had a lot of issues. There were issues that I would not be able to tell also, which we were actually we've been struggling for past 15 years, which has been holding us back. But overall, it's been a journey which has been always having an upward trend. और हमने challenges भी, हमारे साथ एक और चीज़ है, हमारे जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं वो एक तरीके से हमारी फैमिली है. आप कोई कह नहीं, अच्छा ये कह रहे हैं इनके घर वाले काम कर रहे हैं. नो, द फैकल्टी वर्किंग विद अस, वी आर सो वेल knit that we are like a big family. Okay. So suppose कोई प्रॉब्लम आई भी ना, आई एम नॉट द पर्सन फेसिंग इट, माई टीम इज फेसिंग इट. सो जब ऐसा होता है, प्रॉब्लम क्या है, आए जो प्रॉब्लम आए हम साथ में फेस करेंगे, साथ में डील करेंगे. एंड विद दिस एटीट्यूड वी फेस मोस्ट ऑफ द इश्यूज एंड वी आर गोइंग अहेड. ओके सर, कि सुभारती हॉस्पिटल में अभी तक की कैसी यात्रा रही है, कैसे आपने काम किया है, क्या रहा है इतने सालों में? तो मैं सुभारती ज्वाइन किया था करीब 10 साल पहले, और मैंने ज्वाइन किया था एज अ सीनियर रेजिडेंट, एंड देन धीमे धीमे करते हुए आज की तारीख में आई एम प्रोफेसर ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग आफ्टर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरह. अदरवाइज जर्नी ऑफ सुभारती, इट इज़ अ 25-year-old इंस्टीट्यूट, और तब से हॉस्पिटल चल रहा है. आज की तारीख में वी हैव 1000 बेड्स and a major section is running on a what we say a gratis section, जिसमें treatment is on a very cheap basis. So this has been a summary of the journey. We've had ups and we've had downs. With God's grace, हम आज की तारीख में we are doing wonderful work and the graph is increasing, and we are having good patient satisfaction rates. We were able to get a lot of accreditations. हमारा अभी NABH inspection हुआ था, and we did manage to do that. So we are one of the few medical colleges that are seeking towards quality. We are one of the only colleges, medical college that has NABH in emergency services. वो भी नहीं है. So overall it's been a wonderful and enjoyable journey. ओके तो हॉस्पिटल में सर बहुत सारे, मैं कहती हूँ, पेशेंट्स को देखा जाता है एक लेवल पे, बट ऐसी कौन सी एक बीमारी है जिसको सबसे ज्यादा अभी यहाँ पे वो करा है, जिसका इलाज किया जा रहा है, जिसको देखा जा रहा है? कोई ऐसी पर्टिकुलर हो जिनका रेगुलर बेसिस पे आपको पता है कि पेशेंट्स आ ही जा रहे हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए क्योंकि आई एम वन ऑफ द बेटर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द कंट्री. और मेडिकल कॉलेज हमारे देश में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो 3 तरीके से है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. टर्शरी मतलब जो सबसे मुश्किल केस होते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं. मार्केट में कम्युनिटी पे आपने कुछ काम कराया, वो खराब हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, वो सब मेरे पास आते हैं. तो आई हैव ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ पेशेंट्स ऑफ ऑल स्पेशलिटीज. लेकिन उसमें से भी जैसे ऑब्स्टेट्रिक गायनी वाला काम जो है वो हमारे बहुत है. बहुत है. अब कैंसर की बात करें, कैंसर तो हम बात कर ही चुके हैं. ऑर्थोपेडिक्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत है. गॉल ब्लैडर सर्जरी, मैं तो एक टाइम था जब गॉल ब्लैडर ऑपरेट कर करके बोर हो गया. मैं पहले तो आई वाज अ सर्जन पहले, अब मैं ट्रॉमा में आ गया. क्योंकि आई गॉट बोर्ड कि इतने गॉल ब्लैडर कब तक ऑपरेट करो. सो गॉल ब्लैडर का काम बहुत ज्यादा है. पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, अरे न्यूरो सर्जरी तो अलग ही लेवल पे चल रही है. कुछ 3-4 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं जिसपे लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं, कहाँ जाओ. न्यूरो सर्जरी डॉक्टर अभिनव, वंडरफुल फेलो. कार्डियोलॉजी डॉक्टर दीपक, वंडरफुल फेलो ना. उसी तरीके से अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक इन गैस्ट्रो. तो ये कुछ ऐसी स्पेशलिटीज हैं जो बहुत बढ़िया चल रही हैं.
मतलब अगर इफ यू आर कमिंग टू देम, आपको पता है कि मुझे बिल्कुल सही ओपिनियन मिलने वाली है. One incident I came to know. I am one of the more stricter doctors. Okay. अरे emergency medicine में तो I have to be strict. I have to be strict. And I am one of those doctors who are available 24 hours. And मेरे टीम को पता है अगर मैंने इनको फोन किया तो इनका फोन उठ ही जाएगा. तो बट मेरा उनको ये कहना है कि आप मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो, तो आप असेस करोगे पेशेंट को, फिर मुझे बताओगे. तो हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आया एंड शायद सुबह 3 बजे की बात थी. हमारे एक पूरा सिस्टम है इंफॉर्मेशन का. तो मैंने 3:45 बजे, मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, 3:45 बजे के आसपास फोन करके पूछा कि क्या हुआ भाई, ये पेशेंट तो अपना एम्प्लॉय था यहाँ पे, क्या हुआ. उन्होंने कहा सर MI था इसको. MI मतलब हार्ट अटैक था. मैंने कहा डॉक्टर दीपक को बता दिया. उनका सर उसको तो स्टेंट पड़ गया. मैंने कहा 45 मिनट हुआ है. उन्होंने कहा नहीं सर, वो तो सर आए थे और वो तो हो गया, और आधे घंटे में 3:30 तक तो काम भी हो गया. दिस इज नॉट हमारा एम्प्लॉय था इसलिए हो गया. तो ये जो हमारी टीम ऑफ डेडिकेशन है ना, टीम वर्क, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि होता क्या है ना भाई, अस्पताल यहाँ पे, डॉक्टर रह रहा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर. हमारे इतना बड़ा सेटअप है कि सब लोग कैंपस में रहते हैं. हुआ उधर से उठ गया, इधर तो इजी हो जाता है कि दूर का सिस्टम ही नहीं बनता. तो ये है. सो वी आर ऑफरिंग वंडरफुल इमरजेंसी सर्विसेज इन एवरीथिंग. मतलब कोई ऐसी चीज होगी, एंड वी आर ऑल्सो जहाँ पे हम नहीं कर पाते ना, वहाँ पे हम क्लियरली बता देते हैं कि ये चीज नहीं होगा. नहीं, सही बात है. ट्रांसपेरेंसी रहती है तभी वो ट्रस्ट आता है ना. तो सर चलिए इस बात पे आप ये बताइए कि जैसे अभी जितना मैंने सुना है दिल्ली NCR में ये चीज मानी जाती है, यूपी में ये चीज मानी जाती है कि आपकी जो संस्था है वो एक टॉप लेवल पे चल रही है. उस पे क्या कहना चाहिए? इसमें क्या डाउट है? रिसर्च सेंटर आपने मुझसे बोला था अपना, उस पे मैं जानना चाहूंगी कि रीजंस चाहिए मुझे उसके पीछे कि क्यों है, क्यों माना जा रहा है या क्यों कहा जा रहा है कि ये बेस्ट जगह है. देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं. अगर हम एफर्ट्स लगा रहे हैं और हम ऐसे लेवल पे आ रहे हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, ये एफर्ट्स की वजह से. एंड इट यू कैन नॉट, आप ये नहीं कह सकते कि केवल एफर्ट्स की वजह से. कितने लोग एफर्ट्स लगाते हैं. जो यहाँ पे रोल आता है, जो लोगों ने आपको दुआएं दी है ना, वो घूम फिर के ऐसे ही काम करती है. तो इट इज लोगों का जो प्यार है उसकी वजह से भी है, और एफर्ट्स बहुत जरूरी है. देखिए मैं रिसर्च के बारे में बता दूं. वी आर इन अ कंट्री वेयर रिसर्च इज वेरी बायस्ड. अनफॉर्चुनेटली रिसर्च जो होती है वो फंडेड होती है. रिसर्च आप कब करोगे जब आपके पास पैसा आएगा. हमारे यहाँ जो पैसा देने वाला है वो जनरली वो है जिसको रिसर्च से रिलेशन है. तो वो कहेगा ना मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, मुझे रिसर्च का आउटकम ये चाहिए. इसलिए हमारे यहाँ इंडिया में जो रिसर्च होती है वो बड़ी बायस्ड होती है. और अनफॉर्चुनेटली जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च करने होते हैं उनके यहाँ कोई बहुत फिक्स सिस्टम नहीं है करने का. जो है उनकी बात, मेजॉरिटी रिसर्च जहाँ पे होती है मैं वहां की बात कर रहा हूँ. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. वी टेक आवर रिसर्च वेरी वेरी सीरियसली. उसमें हमने जो बाकी जगह नहीं है लेकिन हमने अपने यहाँ पे कमिटीज बना रखी हैं. उसका एक फाइनेंशियल मॉडल बनता है, फिर हम उसको IT के मदद से ट्रैक करते हैं. हम देखते हैं कि वो जो बेनिफिट है वो पेशेंट को ट्रांसफर हुआ, ये सारी चीजें. बिकॉज वी आर डूइंग इट, तो वी आर गुड इन रिसर्च. अब उसको सही जगह पे पब्लिश करना, ये सारी चीज, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. बट ऑन ग्राउंड की रिसर्च की अगर मैं बात करूं, इट इज हैपनिंग एट अ गुड लेवल एंड पेशेंट्स आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट. इंपॉर्टेंट ये है कि आपने रिसर्च किया और आपने कुछ भी कर दिया नहीं, ऐसा नहीं है. को भी तो लगना चाहिए ना कि काम हो रहा है. हमारी एथिकल कमेटी बड़ी स्ट्रांग है. मजाल कि आप किसी पेशेंट के साथ कुछ गलत करके रख दो, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट उस सेंस में कि कई लोग को लगता है ना रिसर्च का मतलब अरे कुछ भी कर देंगे, कोई गारंटी नहीं. नो, नथिंग डूइंग. एथिकल कमिटी इज वेरी स्ट्रांग. उसमें जितने भी लाइसेंस होते हैं दे आर वेरी कंप्लायंट विद दैट. ये है, मुझे लगता है इट इज अ टीम एफर्ट. इफ यू आर सेइंग दिस तो अच्छी काम होगा. वी आर जनरली नॉट बॉदर्ड कि हमारा इमेज क्या है, हम काम करते रहते हैं. बट इफ यू आर सेइंग तो अच्छी बात है. नहीं सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.